क्योंकि इस बुक में 19 चैप्टर है, बुक में 19 चैप्टर है और किताब का नाम है 18 चैप्टर्स। लेकिन किसी व्यक्ति ने मुझे फेसबुक पे, किसी साइंटिस्ट ने एमपी से मैसेज भेजा कि गीता में 18 अध्याय है, इसमें 18 है, इसलिए आपने 18 चैप्टर नाम रखा। तो मैंने उससे लिखा, मैं ऑनेस्टली कहता हूं कि मैंने इसलिए नहीं रखा, लेकिन कोई ना कोई कोइंसिडेंट ऐसा है, इसका मतलब ये कि इस बुक का श्रेय मुझे नहीं जाना चाहिए क्योंकि मेरे हाथ में नहीं है, इसकी क्रेडिबिलिटी मुझे नहीं मिलनी चाहिए। गॉड हैज सम प्लान फॉर एवरीवन। कैसे कोइंसिडेंट बैठा ये मुझे मालूम नहीं है। तो मुझे लगता है कुछ अलग पावर है जिसकी वजह से काम हो गया। और ईमानदारी से मैं अभी कभी कभी इस बुक के पेज पलटता हूं तो मुझे नहीं लगता कि मैंने लिख दिया क्या। शायद अशोक जी को उसका तजुर्बा होगा क्योंकि बहुत बड़े राइटर हैं, मैंने तो शुरुआत की है और ये तो सिद्धहस्त है इसमें। तो कई बार अशोक जी ऐसा लगता तो है लिख जाने के बाद कि ये क्या मैंने लिखा है, पता नहीं क्यों। इस बुक में मुझे लगता है कि एक आम आदमी की कहानी है और हर चलता हुआ सड़क पर व्यक्ति मुझे राजा दिखाई देता है। कई बार लोग मुझसे पूछते हैं क्या आपकी कहानी है, मैं कहता हूं यस। क्या पूरी आपकी कहानी है, मैं कहता हूं नो। पर ये हर उस आम आदमी की कहानी, अगर मैं काम कर रहा था तो मुझे एक वो व्यक्ति दिखाई दे रहा था कि जो आज पैदा भी नहीं हुआ, वो जिंदगी में कुछ करना चाहता तो क्या करे। इसलिए इस बुक में प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस क्रिएट हो गई हैं कि ये सिचुएशन होगी तो उसमें ऐसा करना होगा, ये सिचुएशन होगी तो ऐसा करना चाहिए, और ये सिचुएशन होगी तो ये हो जाना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि दुनिया के हर इंसान के पास, हर राजा के पास एक चेतन होगा, लेकिन अगर 18 चैप्टर उसके पास है तो उसे किसी दूसरे चेतन की जरूरत नहीं है। 3 चैप्टर से उसका काम हो सकता है। इसकी अगर मैं कल कुछ डायरी देख रहा था, जब मैंने इसका पहली लाइन लिखी थी ना, तो मैंने वो डेट तलाश की तो पता चला कि वो नवरात्रि का पहला दिन था जब उसकी पहली लाइन लिखी गई। कोई प्लानिंग नहीं थी। और जब एक एंड हुई तो संक्रांत का दिन था, मकर संक्रांति का। दोपहर के 2 बजे थे और जब मैंने इसे कंप्लीट किया, सारे लोग छत पर थे। संक्रांत तो गुजरात में मनाई जाती है, जयपुर में मनाई जाती है और कहीं नहीं मनाई जाती इतनी ज्यादा। तो लोग छत पे थे, आवाजें हो रही थी और मैं ऐसे पलंग, सर्दी के दिन थे तो रजाई मैंने पैर पे डाल रखी थी और मैं पलंग पे कंप्लीट कर रहा था। और कंप्लीट करते करते जैसे ही खत्म हुई तो मैं बहुत जोर से, मुझे हंसी आने लगी। अचानक मैं इमोशनल हो गया, आंसू आने लगे। संध्या पास में थी तो मुझे लगा कि संध्या, सर्व, मेरी बेटी सर्वदर्शी, ये लोग पता नहीं क्या सोचेंगे कि पापा को क्या हो गया है। इनको तो पता नहीं कि कंप्लीट हो गई और मेरे साथ क्या हो रहा है मुझे भी पता नहीं। तो मैंने रजाई सिर तक ढक ली और जो मुझे करना था, हंसना था, रोना था, वो सब मैंने रजाई के अंदर किया। पता है क्यों? रोना इसलिए आ रहा था कि एक बुक कंप्लीट हो गई और एक क्या मैंने कर दी, और हंसी इसलिए आ रही थी कि इस दुनिया का अगर एक आदमी भी के एक सेंटेंस से अपनी लाइफ चेंज कर सकता है तो एसपी वाली का मिशन पूरा हो गया। कई मौके ऐसे आए जब मैं लिखते लिखते बहुत इमोशनल हो गया। उस वक्त मैं मनाली में था 7 दिन के लिए और मैं कुछ रिट्रीट के लिए गया था अशोक जी। तो संध्या और मैं थे, मेरी वाइफ। तो मेरी आंखों में आंसू थे तो संध्या बोली क्या हो गया लिखते लिखते आपको? मैंने कहा कुछ नहीं हुआ संध्या, मेरा चेतन आज अनाथ हो गया, उसके माँ और बाप दोनों मर गए। अभी मैं आपसे बात कर रहा हूं तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। जिया मैंने वो पल, वो मोमेंट जिया है कि कैसे वो चेतन हीरो है, हीरो राजा है कि चेतन है मुझे मालूम नहीं, तो 2 मेन कैरेक्टर है, वो कैसे अनाथ हो गया। वो स्टोरी मैंने क्रिएट की है डेफिनेटली, लेकिन मैं उस क्रिएशन में इतना डूब गया कि मैं इमोशनल हो गया।
कई बार बैठे बैठे टेविट होगी तो मुझे लगा वाह कितना जोरदार सेंटेंस क्रिएट हो गया, कितनी जोरदार चीज बन गई। मैंने बहुत लोगों को पढ़ा देखा, पिछले 10-12 सालों से मैं बहुत लीडरशिप और पीएमए बुक्स पे बहुत पढ़ रहा हूँ, लेकिन जब मेरे थॉट आया कि मैं कुछ एक स्टोरी क्रिएट करूं तो मैं बहुत पहले कुछ स्टोरी बुक्स पढ़ी थी, पिछले 1-2 साल में बहुत सारी स्टोरी बुक्स पढ़ डाली, तो डेफिनेटली स्टोरी तो क्रिएट की है, लेकिन क्या मैं उस स्टोरी में जी पाया? अगर उस स्टोरी में नहीं जी पाया तो फिर लिखने के लिए तो लिखा नहीं है। कोई उद्देश्य नहीं है कि नाम हो जाएगा, क्रेडिबिलिटी हो जाएगी, इस किताब की रॉयल्टी से मेरी कुछ पैसे में से बन जाएंगे, कुछ काम हो जाएगा, डेफिनेटली नहीं है। लेकिन कुछ चेंज आ सके इस देश में, लोगों में, तो शायद ये मिशन पूरा हो सकता है डेफिनेटली। इसलिए इस बुक की रॉयल्टी का एक हिस्सा विनिंग टीम फाउंडेशन, जो अनाथ बच्चों की एक संस्था है, 1 रुपया विनिंग टीम फाउंडेशन में जाएगा और 1 रुपया पीपल फॉर एनिमल लिबरेशन, जो मूक पशुओं की देखभाल करने की संस्था है, उसमें जाएगा हर किताब को। मैं और भी थोड़ी सी बात बीच में करूंगा, लेकिन मैं कुछ पॉइंट्स हाईलाइट करूंगा क्योंकि बुक रीडिंग है और मुझे बुक के बारे में आपसे कुछ बात करनी है। कुछ सेंटेंस पढ़ना चाहता हूं जो मुझे बहुत प्रिय हैं, जो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। पेज 34 पर है, वास्तव में तो जवानी जज्बा है, अशोक जी, वास्तव में तो जवानी जज्बा है, जुनून है, जोश है, सपना है, तमन्ना है, साहस है, आत्मविश्वास है, उन्नति है। पर यदि जवानी का नशा चढ़ जाए तो यह वासना है, गुरूर है, निर्दयता है, कामचोरी है, भटकाव है, कुसंगति है, पशुता है। इसलिए जवानी होनी चाहिए पर जवानी का नशा नहीं होना चाहिए। पर जवानों को उनकी जवानी में कौन समझाए? जो समझाए वही ना समझ का ठप्पा अपने ऊपर लगवाए। और पेज 49 है जिसपे प्रतिभा संपन्न लोग हमेशा अपने समय से आगे होते हैं और समकालीन लोग उन्हें पहचान नहीं पाते, अतः विरोध करते हैं। इतिहास जब उन्हें पहचानता है तब दुनिया का सर उनके प्रति श्रद्धा से नतमस्तक हो जाता है। आज हम इस सरदार वल्लभ भाई पटेल के इस हॉल में बैठे हैं, इस म्यूजियम में बैठे हैं। आपको नहीं पता होगा कि जब सरदार वल्लभ भाई पटेल थे तो उस समय जो समकालीन लोग थे, उनके साथ के लोग थे, तो उन्होंने उनके बारे में क्या क्या नहीं कहा होगा। वो उनकी प्रतिभा को नहीं पहचान पाए, गांधी जी को नहीं पहचान पाए लोग। नाथूराम गोडसे जैसे लोगों ने उनकी हत्या कर दी।